जय हिंद दोस्तों। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हम सभी को जानना केवल हम छात्रों को ही नहीं बल्कि हम भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके अधिकार क्या होते हैं। संविधान के द्वारा हम सभी को अनेक प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे क्या है क्या नहीं अधिकार में। तो सबसे पहले हम समझते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, वे अधिकार जो एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक होता है, जो कि भारतीय संविधान के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है। अपने नागरिकों को, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव किए हर एक व्यक्ति को किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग धर्म से हो, उन सबको बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है ये अधिकार। और इन अधिकार के प्रयोग से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं, संपूर्ण विकास कर पाते हैं। और इस अधिकार में हम प्रमुख बातों को सबसे पहले समझते हैं। प्रमुख 5-7-8 बातें हैं, उनको समझते हैं। जैसा कि पहला मैंने लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और दूसरे नंबर पे हमने लिखा है यूएसए के संविधान से इसे लिया गया है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। आप सभी जानते भी होंगे या आपने पढ़ा भी होगा, भारतीय संविधान को उधार लिया गया संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे उधार लिया गया संविधान? आप लोग बता सकते हो कमेंट्स में। मैं बताता हूँ। यहाँ पर भारतीय संविधान को उधार लिया गया संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमारा संविधान बनाने का प्रक्रिया चल रहा था, तब उस समय पर दुनिया के जितने भी देशों में संविधान बनाया गया था या बना हुआ था, उन संविधानों को अध्ययन किया गया। उनकी अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने उन सभी अच्छी बातों को शामिल किया। इसलिए भारतीय संविधान को उधार लिया गया संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। अब यहाँ पर मौलिक अधिकार का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में कहाँ से आया? तो यूएसए से आया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार को लिया। और नंबर 3 पे यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा मतलब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है या दी जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा भाग 3 को, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। और यह संज्ञा क्यों दी गई है? तो यह संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि एक लंबी एवं विस्तृत सूची न्यायोचित मूल अधिकार का वर्णन किया गया इसके अंदर में। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में एक लंबी और विस्तृत सूची न्यायोचित तरीके से मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पे नंबर 4 पे हमारे मूल अधिकार का या मौलिक अधिकार का क्या तात्पर्य होता है? तो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। हमारे मौलिक अधिकार का या मूल अधिकार का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। हमारा देश आगे बढ़े, इस प्रकार के संविधान में हमारे अधिकार दिए गए हैं कि हम अपने देश के एकता अखंडता को बनाए रखें और अपने अधिकार का पालन करें। और सरकार जो भी नियम बनाए वो हमारे अधिकार को देखते हुए बनाए, हमारे अधिकार को हस्तक्षेप ना किया जाए, हमारे अधिकार को रोका ना जाए। तो ये हमारे संविधान है। यहाँ पर इसमें ऐसे अधिकार का वर्णन किया गया है। और 5वें नंबर पे ये अधिकार देश की व्यवस्था को बनाए रखने एवं राज्य की कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये मौलिक अधिकार ये अधिकार हमारे राज्य के कठोर नियमों से
नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करता है। और नंबर 6 पर जो है निलंबित है, मतलब मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति के द्वारा रोका जा सकता है, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा कब रोका जाता है, तो इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय, जब देश के अंदर में किसी भी प्रकार से आपातकाल लगाया गया हो। देश के अंदर में 3 प्रकार से आपातकाल लगता है, वो हम अगली वीडियो में समझ लेंगे, अलग से क्लास में समझेंगे किस किस प्रकार से आपातकाल यानी इमरजेंसी देश में लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं। तो उस समय पर मौलिक अधिकार का जो है रोक दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। और मौलिक अधिकार प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है मौलिक अधिकार पे, जब वो अनुचित हो, कोई इस तरीके का अधिकार जो समय परिस्थिति के अनुकूल मौलिक अधिकार में कुछ जो है ऐड करना हो, हटाना हो, उस समय पर जो है उसको हम कह सकते हैं प्रतिबंध करना, हटाना, जैसे संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, मौलिक अधिकार जो हमारा 6ठा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे संसद ने खत्म कर दिया। तो इस तरीके का प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है उस पर। और बाद योग्य का मतलब है मौलिक अधिकार के ऊपर में जो है चर्चाएं कर सकते हैं, मौलिक अधिकार के ऊपर में जो है वाद विवाद चर्चा वगैरह किया जा सकता है। और नंबर 9 पर जो है परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन समय और परिस्थिति के अनुसार, मांग के अनुसार में जो है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये कुछ प्रमुख बातें हैं। इसके अलावा अब हम समझते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। अब हम लोग आगे समझते हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 6ठे मौलिक अधिकार को हमने लिखा भी है। 6ठे मौलिक अधिकार को, जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता था, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन, ये हमें याद रखना है, 44वें संशोधन, संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। उस समय पर मोरारजी देसाई जी की सरकार थी देश के अंदर में, उन्होंने जो है 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा इस अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को, 6ठे अधिकार को 1978 में भारतीय संविधान सूची में से उसे हटा दिया गया। और हटाने के बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार का मतलब यहाँ पर आपके पास कोई संपत्ति है, उस पर कोई दावा करता है, तो आप कानूनी रूप से उसके हकदार हो, आप कानून में जाकर उस संपत्ति के ऊपर दावा कर सकते हो। परंतु मौलिक अधिकार अब नहीं रहा हमारा संपत्ति के अधिकार। मुख्य रूप से अब हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर में डिटेल में चर्चा करेंगे कि 14 में कौन सा है, 15 में कौन सा है, 16 में कौन सा है, 17 में कौन सा है, 18 में कौन सा है। आज हम इसके मुख्य रूप से जो मेन बातें हैं वो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला जो है समानता का या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन मिलता है। दूसरा अधिकार हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 19 से लेकर 22 में, अनुच्छेद एक्ट 19 से लेकर 22 में जो है इसका वर्णन मिलता है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध या शोषण के खिलाफ अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 23-24 में मिलता है। और धार्मिक चौथे नंबर पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 25 से 28 में, 25, 26, 27, 28 में इसका वर्णन मिलता है। नंबर 5 पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। और लास्ट में 6ठे नंबर का जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन 32 में मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 30 के बाद 32 हो गया, 31 यहाँ पर हटा दिया गया। जो 31 जो था संपत्ति का अधिकार, ये अधिकार हमारा 6ठा अधिकार था, इसे 44वें संशोधन के माध्यम से 1978 में हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 32 है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को
संविधान की जो है आत्मा कहा जाता है। तुमसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो यहाँ पे बता सकते हो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है, संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पर जो है हम लोग पहले ही बता चुके हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो यहाँ पर हमने 14 से बात किया है 32 तक, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि 12 में, अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 12 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है एवं उसको परिभाषित किया गया है। राज्य यानी यहाँ पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार और तीसरे नंबर का लोकल गवर्नमेंट, जिसे पंचायत वगैरह कह सकते हो, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया है। लोकल गवर्नमेंट में जैसे पंचायत, पंचायती राज वगैरह, पंचायती राज। तो राज्य शब्द का मतलब यहाँ पर जो है पूरे देश की बात की गई है। इस शब्द का प्रयोग और परिभाषित जो है यहाँ पर किया गया है। और राज्य में केंद्र सरकार और राज्य की सरकार और लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज व्यवस्था वगैरह, नगर निगम, मेयर वगैरह जो शहरों में होते हैं, और गांव के अंदर में पंचायत समिति वगैरह, ब्लॉक स्तर पे, 3 स्तर पे जो हम पढ़ते हैं पंचायत, उनकी व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, बताया गया है। उनके बारे में, राज्य शब्द के बारे में बताया गया अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों को न्यायिक समीक्षा की बात की गई है। मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा हेतु जो है अनुच्छेद 13 में ये बात कहा गया है। इसके अंदर में यह शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है कि मौलिक अधिकार की समीक्षा समय समय पर किया जा सके। और यहाँ पर एक मेन बात और याद रखना है हमें, वो क्या है कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की रक्षा स्वयं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय स्वयं जो है इसकी रक्षा करते हैं। संविधान द्वारा इसकी सुरक्षा प्रदान किया गया, रक्षा या सुरक्षा कह सकते हो, उसको प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जितने भी उच्च न्यायालय हैं, सभी जो है इनकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। अब हम अगली वीडियो जब लेकर आएंगे उसमें हम विस्तार पूर्वक जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर क्या क्या कहा गया है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, इस तरीके से पढ़ेंगे। और हम बात करेंगे 32 के बाद 33, अनुच्छेद 33 में क्या है, 34 में क्या है, 35 में क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो हम 35 तक समझेंगे अगली वीडियो में कि किसमें क्या क्या बातें कहा गया है। मौलिक अधिकार हम सभी को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे को अपने अधिकार पता नहीं होंगे तो हम अपना विकास किस तरीके से कर पाएंगे। और मौलिक अधिकार का मेन अर्थ ही था मूल रूप से वे सभी अधिकार जो एक व्यक्ति के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक होता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ये, आप सभी ध्यान से उसको देखिए और धन्यवाद।